बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ताहिर ढिंडसा और आप देख रहे हैं SDTV। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की है और 15% पॉलिसी रेट पे उसको मेंटेन रखा है, ना बढ़ाया है और ना कम किया है। इसके क्या कॉनोटेशन होंगे, इससे पूरी फिस्कल साइड और करंट अकाउंट वाली साइड जो है, एक्सटर्नल साइड, दोनों इफेक्ट होते हैं। इससे सोशल साइड भी इफेक्ट होती है, जो कि आप मानते हैं कि इससे होती है। और क्या प्रूडेंस है इसको इस जगह पे रखनी, जबकि दूसरी लोगों के ख्यालात इससे मुख्तलिफ भी थे। क्यों ये डिसीजन लिया, इस पे इसका एनालिसिस करने के लिए हमने आज दोबारा एक दफ़ा ज़हमत दी है डॉक्टर साजिद अमीन को। और जैसा कि आपको मालूम है कि मॉनेटरी साइड पे वो उनका स्पेशल इंटरेस्ट है और उसमें वो मेजर काम भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, वेरी वार्म वेलकम। थोड़ा सा हमें बताएं ये जो हमने बात की मेंटेन क्यों, फिर इसको आगे थोड़ा सा लेके चलते हैं। जी दर्शक, बहुत शुक्रिया। आपको याद होगा कि हमने जो हफ्ता एक पहले प्रोग्राम किया था और उसमें आपका यही सवाल था कि क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। तो हमने फिर यही रखा था इस प्रोग्राम में जो पिछले हफ्ते में, कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें लगता है कि स्टेट बैंक जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी को, जो पॉलिसी रेट है उसको चेंज नहीं करेगा। उसकी मेरे ख्याल 3-4 बड़ी वजूहात हैं और जो स्टेट बैंक ने खुद अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में लिख भी दी हैं। और मुझे लगता है मार्केट जो है वो ब्रॉडली एक्सपेक्ट भी यही कर रही थी कि गो कि एक बड़ा माइनर पोर्शन था, 10 से 15% लोगों का शायद था कि कोई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ होगा। वो शायद एक इन्फ्लेशन को देख रहे थे या उन एंगल्स को देख रहे थे। बट मुझे लगता है 3-4 अगर हम उस स्टेटमेंट को गौर से देखें तो 3-4 चीज़ें जो हैं बड़ी खुल के सामने आ रही हैं। एक तो स्टेट बैंक का ख्याल था कि जो इन्फ्लेशन है गो के ऑन द हायर साइड है, लेकिन अगर आप स्टेट बैंक की फोरकास्ट देखें जो 18 से 20% के करीब है, तो स्टेट बैंक का ख्याल है कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली ही था। जो इन्फ्लेशन था वो को बहुत ज़्यादा लेकिन इस 24% था। हाँ, वो मंथली है, बट ऑन एवरेज स्टेट बैंक का ख्याल है कि ये थोड़ा ग्रेजुअली शायद पहली 6 माही के बाद जो है 6 माह के बाद ग्रेजुअली आएगा और एवरेज जो है वो 18 से 20% में रहेगी। तो एक तो ये रीज़न बनी। दूसरा, स्टेट बैंक को ये था कि जो मॉनेटरी टाइटनिंग के लिए कुछ और स्टेप्स लिए गए हैं उनका असर जो है वो भी आना बाकी है। और चूँकि जो इन्फ्लेशन है वो ऑलरेडी ही एक्सपेक्टेड रेंज में ही फॉल कर रहा है स्टेट बैंक्स की, तो बहुत ज़्यादा कोई मेजर चेंज की पॉलिसी रेट में चेंज नहीं, ज़रूरत नहीं है। इसी तरह एक्सचेंज रेट में अगर आप देखें तो रुपये ने कुछ जो है वो गेन किया था पिछले एक आध हफ्ते में, खासकर 1 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक जो था। तो ये बड़ा क्लोज पीरियड है 22 अगस्त तक। तो रुपये का भी कुछ ना कुछ स्टेबल रहने का जो कम से कम एक स्टेट बैंक नहीं देख रहा, को बहुत बड़ा लार्जर जंप रुपये की वैल्यू में गिरने में नहीं देख रहा। तो वो जो एक्सचेंज रेट का एक इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेशन के ऊपर, तो वो भी लग रहा है कि वो थोड़ा सा माइल्ड रहेगा या कम होगा ग्रेजुअली उसमें। तो वो भी एक उसमें। और फिर एक्सटर्नल सेक्टर्स भी अगर आप देखें, कुछ हमें इंश्योरेंस थी, इंश्योरेंस उसकी कि हमें फॉरेन फंड जो डिपॉजिट्स हैं वो मिल रहे होंगे, वो भी हो गया है कि अगले 1 आध साल में 12 मंथ के दौरान हमें लेकिन इस वक्त तो 7.9 तक चला गया। हाँ, लेकिन जो है वो ज़ाहिर आप फ्यूचर में देख रहे होते हैं फॉरवर्ड लुकिंग में कि क्या होगा उसका। तो और इसी तरह जो अगर आप ग्लोबली भी देखें तो बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अब ये देख रहे हैं कि शायद जो एक ग्लोबल वो जो थे ना, एक वी शेप रिकवरी जिसकी वजह से बड़ा एक हाई डिमांड आया था और वो एक इन्फ्लेशन आ रहा था, खासकर कमोडिटी प्राइसेस के कॉन्टेक्स्ट में सारी चीज़ें, वो अब शायद स्लो डाउन हो रहा है, रादर कि वो शायद रिवर्सल हो रहा होगा। ग्लोबल एक इकोनॉमिक स्लो डाउन रिसेशन की तरफ चल रही है। तो इसलिए बहुत सारे जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स हैं अगर आप उनको भी देखें, लेकिन एक चीज पे मैं थोड़ा सा देख रहा था कि 2.7 बिलियन का डेफिसिट है इस दफा भी करंट अकाउंट में। हाँ, और एक इकोनॉमी जिसकी कुल एक्सपोर्ट 30 थी, वो भी बड़ी रिकॉर्ड 30 थी, इससे कम होती है, रेमिटेंसेस भी यहाँ पे तो उसके लिए तो 2.7 बड़ा लार्ज है। हाँ, लेकिन देखिए उसमें वो डिपेंड करता है कि फाइनेंसिंग नीड्स आपकी कितनी है और आपके पास फ्लो क्या है। तो अगर आप कल की स्टेटमेंट देखें स्टेट बैंक में, तो उसमें हमारे पास ओवरफ्लो है अगले 1 साल में। जब हम फाइनेंशियल ईयर 23 के एंड तक जब जा रहे हैं तो हमारे पास $6-7 बिलियन एक्स्ट्रा का फ्लो है। अगर हम ये जो हमें डिपॉजिट्स मिल रहे हैं उसको भी हम ऐड कर लें, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उस सेंस में भी स्टेट बैंक को लगा कि ओवरऑल इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है। अच्छा, जो तो इसलिए उसने जो है वो पॉलिसी ग्लोबल रिसेशन की जो स्लो डाउन था, उससे उन्होंने कहा है कि हम इतने छोटे हैं कि इकोनॉमी हमको ज़्यादा अफेक्ट नहीं होंगे, लेकिन होंगे तो सही। देखिए उसमें इफेक्ट इन सेंस में ये है कि वो ज़ाहिर आप दोनों तरह से देख सकते हैं कि नेगेटिव इफेक्ट और उसमें मुझे लगता है कि नेगेटिव इफेक्ट में तो अगर हम देखें तो वो शायद को बहुत ज़्यादा इसलिए इम्पैक्टफुल नहीं होगा कि हम ऑलरेडी स्लो डाउन की तरफ चल रहे थे डोमेस्टिकली, क्योंकि हम इकानमी जो हीट अप हो गई हुई थी हमारी, और ट्रेड डेफिसिट्स और करंट अकाउंट डेफिसिट्स बिल्कुल, अगर आप पिछले साल देखें तो हमारी 70-80 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स हैं
और जो इंपोर्ट्स हैं, और एक्सपोर्ट्स हमारी को 30 बिलियन के हैं और ये स्टैग्नेंट रहती हैं। तो मेरा ख्याल है उस सेंस में शायद ये था कि अगर थोड़ा इकोनॉमिक स्लो डाउन आता भी है ग्लोबली, तो हम चूंकि ऑलरेडी ही कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी पे जा रहे थे, जो हमारी पॉलिसी थी फिस्कल भी, और वो भी हम इकोनॉमी को कूल डाउन कर रहे थे, तो वो शायद को बहुत बड़ा इम्पैक्ट उस पर नहीं आएगा इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स और वो जो उसमें है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मुझे लगता है कि इम्पोर्ट्स की मद में हमें काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि पॉजिटिव इन सेंस है कि वो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट को या ट्रेड डेफिसिट को कम कर देगा। तो उस सेंस में मुझे लग रहा है कि वो जो अगर आपकी ग्लोबल ऑयल लेकिन प्राइसेस दूसरी साइड पे ग्रोथ की भी जो प्रोडिक्शन है वो 3%, 3%। जी, वो तो और इतनी हाई इन्फ्लेशन में, तो इसका मतलब है कि ये जो ग्रोथ है ये नॉमिनल भी ना हुई ना, एक तरह से रियल तो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो फिस्कल साइड जो है उसकी जो ग्रोथ है वो इंपोर्ट्स की वजह से पिछले सालों में रही है। तो असल जो इकोनॉमी है यहाँ पे क्रेडिट टेकअप करने की है, क्योंकि 800 बेसिस पॉइंट पिछले एक साल में बढ़ा के मेंटेन कर रहे हैं, नहीं किया। तो आप समझते नहीं है कि इससे फर्दर स्ट्रेंगुलेट होके ओवरऑल जो है वो थोड़ा सा काम खराब होगा इससे? देखिए, उसमें ये हमारा शुरू से मसला रहा है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ग्रोथ रेट जब भी 5% के करीब टच करता है तो फिर हमें वो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ जाता है, और उसकी बहुत सारी एक तफसीली रीज़न है कि वो हमारा ग्रोथ का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ है, इंपोर्ट बेस्ड ग्रोथ है। तो जब भी आप हाई ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो आपको उसको फाइनेंस करना पड़ता है कंजम्पशन के थ्रू, क्योंकि वो सेविंग इन्वेस्टमेंट बेस्ड नहीं है, और उसको 90% आपकी जो फाइनेंस होती है ग्रोथ वो आ रही होती है इंपोर्ट से। तो जो ही आपकी ग्रोथ बढ़ती है तो वो इन्फ्लेट कर जाती हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ जाती हैं आपकी जो इंपोर्ट्स हैं, जिसकी वजह से वो आपका एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जो है वो शुरू हो जाता है। वो काफ़ी लंबी एक उसकी वो तफसील है उसमें। तो उस सेंस में हमेशा हमारा ये रहा है कि जो ही हम हाई ग्रोथ को टच करते हैं तो एक क्राइसिस आता है और फिर हम उसमें उसमें आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जहाँ तक ये 3 से 4% का, आपको याद होगा कि सबसे पहले इवन स्टेट बैंक से पहले हमने ये STPI ने ये नंबर दिया था जब बजट आया था। तो आपको याद होगा जब हमने बजट असेसमेंट दी थी तो उसमें हमने ये रखा था कि गिवन के इन्फ्लेशन बढ़ेगा, क्योंकि आपकी जो बहुत सारी जो आ रही होगी रेवेन्यूज़ का जो टारगेट है वो उस वक्त एनर्जी प्राइसेस पे रखा था 700 बिलियन के करीब का जो आपने लेवीज की मद में रखा था, और उस वक्त एनर्जी प्राइसेस बड़ी हाई थी। तो हमारा ये ख्याल था कि जो इंटरेस्ट रेट है आपका इन्फ्लेशन बढ़ेगा जो है 17-18% तक, और आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 15-16% तक चला जाएगा। और अगर आप ये दोनों चीज़ें मिला के देखते हैं तो आपका जो ग्रोथ रेट है वो 3% के इर्द गिर्द रहने की ज़रूरत है उसमें। और वही फिर बाद में स्टेट बैंक की तरफ से, अगर आप कल भी देख लें और उससे पहले जब ये अनाउंस हुआ तो वो यही था कि वो 3 से 4% के दरमियान में रहेगा। बट मुझे लगता है कि 4% भी अपर साइड पे है, हम 3% के करीब नहीं, उन्होंने 3% लिखा है, उन्होंने इसमें 3 to 4 लिखा हुआ। ये बताएं कि मतलब रियल क्वेश्चन है ये कि इसमें कुछ एजम्पशन भी होंगी स्टेट बैंक की जिनका जिक्र उन्होंने नहीं किया, फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी या कमोडिटी प्राइसेस या और इस तरह की चीज़ें। जी, डेफिनेटली। देखिए, जब भी आप एक डिसीजन ले रहे होते हैं स्टेट बैंक में तो आप बहुत सारी जो फोरकास्ट है, बहुत सारी जो मुझे लगता है कि जो सेंट्रल बैंक है वो शायद बहुत ज़्यादा फोरकास्ट पे चलते हैं इंस्टेड ऑफ वेग असम्पशंस के उसमें। तो वो ज़रूर स्टेट बैंक के पास कोई ना कोई एक ऐसा मॉडल होगा जिसमें वो उसको सिमुलेट करते होंगे और ज़रूर देखते होंगे, क्योंकि वो हमारे नॉलेज में उस तरह से नहीं है। बट मुझे लगता है एज एन एक्सपर्ट अगर हम इसको रैशनल देखना चाहें तो वो वही है जो 2-3 हमने की, कि एक तो ग्लोबल रिसेशन है, इन ए सेंस ये है कि कमोडिटी प्राइसेस में को बहुत ज़्यादा पीक नहीं देखने में आएगा, कम से कम एक अगली मॉनिटरी पॉलिसी, ताकि ये जो हम 6 हफ्ते का उसमें बात कर रहे हैं। इस तरह उनका ख्याल है कि जो एक्सचेंज रेट डेप्रिसिएशन है वो रुपया है वो किसी हद तक स्टेबल रहेगा अगले 6 हफ्ते, या कम से कम स्लाइड अरेस्ट हो जाएगी। हाँ, स्लाइड जो है वो कम से कम उसकी अरेस्ट होगी उस तरह से उसमें। और इन्फ्लेशन अगेंस्ट उनको लग रहा है कि गिवन ऑल ये फैक्टर्स, और दूसरा एक और जो चीज़ लग रहा है, जैसे आपने कहा कि वो जो डेफिसिट था हमारा उस सेंस में कॉन्टेक्स्ट में जो बजट डेफिसिट हो गया या फिस्कल डेफिसिट के कॉन्टेक्स्ट में हो गया, तो उसमें मुझे लगता है कि एक जो बड़ा मेजर कह लें कि एक एक्सपेक्टेशन है स्टेट बैंक की, वो ये है कि जो चीज़ें हमने IMF से कमिट की हैं तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उसको एट अर्ली स्टेज ऑफ IMF प्रोग्राम उनको डिस्टॉर्ट नहीं करना चाहेगी, और वो उसी मार्जिन में रहना चाहेगी जो हमने IMF से दिया है। जस्ट मैं कंप्लीट कर लूँ, तो इन सारी चीज़ों को मिला के स्टेट बैंक को लगता है कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो फिलहाल बहुत ज़्यादा मॉनिटरी पॉलिसी की जो एक होता है ना वोलेटाइल मॉनिटरी पॉलिसी को नहीं चाहिए, और इसीलिए उन्होंने पॉलिसी रेट को जो है वो मैंने वो आप भी अभी ये कह रहे हैं, मैंने वो थोड़ी सी वो लाइनें कुछ पढ़ी भी हैं जो उन्होंने भेजी हैं। आपको लगता है कि IC जो है बिल्कुल इंटेंसिव केयर यूनिट से निकल के अब आम अस्पताल के बिस्तरे पे इकोनॉमी आ गई है?
ये अभी मेरा नहीं ख्याल है है। ये शायद एक सेपरेट डिबेट है लंबी, नहीं, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जी कि मैं उसी पे आ मॉनेटरी रहा हूँ, पॉलिसी, जी मैं उसी पे आ रहा हाँ, हूँ। देखिए मुझे लगता है कि इकोनॉमी स्टेबल हुई है। स्टेबल हुई, अगर आप, हाँ ये पॉइंट रेफर करता है कि आपका रेफरेंस पॉइंट क्या है। अस्पताल के बिस्तर पे आ रही अगर तो वो आज से 3 माह पहले का है, जैसे कि हमारे अप्रैल में, मई में जो हो गया, हर तरफ आईएमएफ के प्रोग्राम की अनसर्टेनिटी थी, मार्केट पैनिक में थी, रुपया जब बहुत तेजी से स्लाइड कर रहा था और उसकी वजह से वो इन्फ्लेशन 1 महीने में 6-6 परसेंटेज पॉइंट जो है वो बढ़ रहा था उस सेंस में। तो उस सेंस में अगर आप देखें तो वो किसी हद तक इकोनॉमी जो है स्टेबल है। लेकिन मैंने कहीं और भी ये कहा है कि हमारे जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं वो आज भी वहीं के वहीं हैं, और उसमें मुझे लगता है कि शायद हम इस गवर्नमेंट से कम से कम एक्सपेक्ट ना करें मैं नहीं चाहता कि हम उसको, या लगता नहीं है कि हम उससे कि ये एक्सपेक्ट कर करें सकते हैं। कि नहीं कर सकते, नहीं, गिवन कि जो उनका एजेंडा है वो डे टू डे फायर फाइटिंग थी जब वो आए हैं। तो अभी मुझे लगता है उनका फोकस वही है कि वो जो एक हम इवन डिस्कशन चल गई थी ना डिफॉल्ट्स की, वो आपने देखा होगा कि वो अब कम से कम खत्म हो गई है। अब ये है कि अच्छा यार कितना हम दूर आ गए हैं डिफॉल्ट से, कितना हम बेहतर हो गए हैं, ये डिस्कशन है, और कैसे इसको फर्दर स्टेबलाइज किया जा सकता है। तो उस सेंस में जरूर इकोनॉमी बेहतर हुई है। और मुझे लगता है कि जो स्टेट बैंक ने एक बहुत अच्छा लिखा है मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट में कि हम डिपेंड करेंगे, इसको रिव्यू भी कर सकते हैं अगली पॉलिसी में या किसी भी वक्त, वो डेटा ड्रिवन होगा। अगर हमारे पास एक चेंजिंग सिनेरियो आता है, ग्लोबल प्राइसेस बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं, ऑयल प्राइसेस शूट अप करती हैं, रुपए में कोई और स्पाइक आ जाता है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की कोई एक नई लहर आ जाती है, तो स्टेट बैंक ने ये मार्जिन रखा है कि वो इसको रिकंसिडर और रिव्यू करेंगे अपने पॉलिसी डिसीजंस को। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट्स दें। अल्लाह हाफ़िज़।